आज योग दिवस है। ये बहुत हर्ष की बात है कि भारत में योग सदियों पहले स्थापित हुआ था। हमारे ऋषि मुनियों ने योग की स्थापना की थी, लेकिन वो लुप्त रहा। कुछ पुस्तकों और साधु सन्यासियों तक ही योग सीमित रहा, लेकिन इस सदी में ये योग एक विश्व की चीज़ बनकर सामने आया है। आज दुनिया के सभी देश योग को महत्व देने लगे और योग के लाभ को समझने लगे। वास्तव में योग दो तरीके के होते हैं। एक योग वो होता है जिसमें अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए, जैसे कि पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, आत्मन परमात्मन योगा व योगे। यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। इसी की दूसरी शाखा ये है कि जब हम अपने स्वास्थ्य शरीर को स्वास्थ्य से जोड़ लें तो वो योग है। दो चीज़ें हैं, एक हमारा शरीर है, एक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ वो है वो क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ रखती हैं। यदि हम अपने शरीर को स्वास्थ्य से जोड़ लें तो वो योग है। और यह देखा जाए तो जब तक हम अपने शरीर को स्वास्थ्य से नहीं जोड़ते तब तक हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ नहीं सकते। क्यों? जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा, हम उसी में परेशान रहेंगे, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने शरीर को स्वास्थ्य से जोड़ें। ये योग की दो विधाएं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और ये उसी तरीके से हैं जैसे दाहिना हाथ और बायां हाथ। तो आज हम शरीर को स्वास्थ्य से जोड़ने की बात करते हैं। शरीर को स्वास्थ्य से जोड़ने के अनेक तरीके हैं और जो तरीका जिसके लिए उपयुक्त हो वो तरीका अपना करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। ये स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका
सबसे पुराना तरीका प्राणायाम का बताया गया है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण को आयामित करना, नियंत्रित करना, वायु को नियंत्रित करना। इसके अंतर्गत हम रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठते हैं और लंबी मात्रा में सांस हम अंदर खींचते हैं, फिर हम उसको रोकते हैं, उसके बाद उस सांस को धीमे धीमे निकालते हैं। ये 3 क्रियाएं हैं, लेकिन ये तीनों क्रियाओं में बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं सांस खींचने की। जब हम भारी मात्रा में सांस को अंदर खींचते हैं और बार बार ये क्रिया करते हैं तो फेफड़ों के कोने कोने तक वायु जाती है और फेफड़ों को फूलने का अवसर देती है। दूसरी चीज़, फेफड़ों में कई कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, जिनमें अशुद्ध ब्लड रुका रह जाता है। उदाहरण के लिए, किसी कमरे में आप बार बार सफाई करते रहें, लेकिन कॉर्नर में गंदगी रह ही जाती है। इसी तरीके से हमारे फेफड़ों में जो कॉर्नर हैं उनमें गंदगी रह जाती है। नॉर्मली हम सांस खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो फेफड़ों के ज़्यादातर हिस्सों में ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती। जिन हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, फेफड़ों के वे हिस्से डेड होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, उसमें बीमारी लगने लगती है, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को भारी मात्रा में खींचते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों के कोने कोने में पहुंचता है और फिर क्या होता है, हम उसको रोकते हैं तो फेफड़ा की जो फूलने की कैपेसिटी है वो बनती रहती है, यानी ज़्यादा मात्रा में उसमें हवा इकट्ठा हो सकती है। फेफड़े का साइज़ बड़ा हो जाता है। जैसे गुब्बारा हो, वो छोटा होता है, उसमें एक बार हवा भर दो तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। फिर दूसरी बार जब हवा भरोगे तो आसानी से भर जाएगा, जबकि पहली बार उसमें हवा भरने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो जब हम फेफड़ों के अंदर हवा को रोकते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन खींचने की प्रक्रिया है वो पूरी होती है, 100% पूरी हो जाती है। लेकिन हम जल्दी से खींचा और छोड़ दिया तो ऑक्सीजन पूरी मात्रा में, ब्लड पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता। इसके बाद जब हम वायु को छोड़ते हैं तो झटके से नहीं छोड़ते हैं, धीमे धीमे छोड़ते हैं। इसका कारण ये होता है, झटके से यदि हम उसको छोड़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में झटका लग सकता है। इसलिए वायु को धीमे धीमे भरिए, रोकिए और धीमे धीमे छोड़िए ताकि हार्ट में झटका न लगे, क्योंकि दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट होता है। ये हुआ प्राणायाम। दूसरा ये होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम एक तरफ से वायु को खींचते हैं और दूसरे तरफ से वायु को हम नाक से छोड़ते हैं।
देखने में तो ये सारी क्रिया बिल्कुल आसान लगती है, चाहे 2 नाक से खींचें वायु, चाहे 1 नाक से खींचें, जानी फेफड़े में ही है। लेकिन एक फ़र्क है, आपने देखा होगा जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो बहुत कम समय ऐसा होता है जिसमें हम दोनों नाक से वायु को अंदर खींचते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत कम समय में होता है, बहुत कम समय ऐसा होता है। एक नाक से आप खींचेंगे, उसी नाक से निकालेंगे, उसके बाद में आप दूसरी से खींचेंगे, दूसरी निकालेंगे। ये क्रम 24 घंटे चलता रहता है। लेकिन यदि हम ऐसा नियम बना लें 15-20 मिनट के लिए कि एक नाक से खींचें और दूसरी नाक से सांस को निकालें, तो हमारी दोनों नासिकाएं ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ हो जाती हैं। देखिए, नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये देखने में तो ऐसे ही नॉर्मल होती हैं, लेकिन होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण। जब हम सांस को खींचते हैं तो सांस की जो ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ें होती हैं वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में होकर के फेफड़े तक जाती हैं। कुछ पोषण म्यूकस मेम्ब्रेन को भी मिलता है नाक के अंदर भी। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से हो करके निकलता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम बारी बारी से दोनों से करें तो बैलेंस बना रहेगा। इसके बाद एक भ्रामरी योग होता है। इसमें दोनों कानों को बंद कर इस तरीके से और हम गुंजार करते हैं अंदर। जब गुंजार करते हैं तो एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन के कारण मुंह के अंदर जो साइनस होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन लगी होती है, उसमें जो चिपका होता है वो छूट जाता है। जब छूट जाता है तो हमें अच्छा सुनाई देने लगता है, अच्छा दिखाई देने लगता है और हमारी आवाज़ भी अच्छी निकलने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो गायक होते हैं वो भाप लिया करते हैं। इससे होता ये है कि मुंह के अंदर जो यहाँ गड्ढे होते हैं उनके अंदर जो म्यूकस भरा रहता है वो साफ़ रहता है। तो जब इनसे कोई चीज़ टकराती है तो साफ आवाज़ अंदर जाती है और जो हम बोलते हैं वो भी साफ आवाज़ निकलती है। इसलिए भ्रामरी एक प्राकृतिक योग है जिसको करने से सर के रोग ठीक होते हैं। जैसे हमने प्राणायाम में बताया था कि प्राणायाम को करने से फेफड़ों के रोग, शरीर के रोग, बहुत सारी ऐसे रोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी से हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। एक योग भस्त्रिका का है। इसमें सांस को अंदर खींचते हैं और झटके से निकालते हैं। देखिए,
हम जब सांस को अंदर खींचते हैं और झटके से निकालते हैं तो जो चीज़ें अंदर फंसी होती हैं, पहली बात तो वो निकल जाती हैं। नाक में बहुत सारी चीज़ें फंसी रहती हैं, बड़ा सा म्यूकस फंसा रहता है। दूसरी, जो हमारी रिब्स हैं यानी पसलियाँ हैं, इन पसलियों का एक्सरसाइज हो जाता है। हमारी जो पेट की पेशियाँ हैं, इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ एक बात आपको बता दूं, जिस पेट को हम नॉर्मल समझते हैं कि ये पेट है, जैसे ढोल के ऊपर चमड़े का एक पूरा लगा दिया जाता है, उस पर थपड़ी लगा के बजाते हैं, वैसे है। सो आप गलत सोचते हैं। आज तक खाने से, हवा भरने से किसी का पेट फटा नहीं होगा। जानते हो क्यों नहीं? इस पेट के ऊपर 7 परतें लगी होती हैं। अगला है मयूरासन। जो लोग मयूरासन करते हैं, उससे रीढ़ की हड्डी का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। आप जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो रीढ़ की हड्डी से होकर आता है। नर्वस सिस्टम की चेसिस रीढ़ से बनती है। यदि इसकी एक्सरसाइज होती रहे तो पूरे शरीर को लाभ मिलता है। और एक बड़ा मामूली सा आसन होता है बटरफ्लाई का। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बटरफ्लाई सभी लोग करना जानते हैं। बटरफ्लाई में पेल्विस की एक्सरसाइज होती है, जहाँ से हमारे जंघे पेल्विस से जुड़े होते हैं, वहाँ की एक्सरसाइज होती है। और उससे बहुत से ऐसे रोग हैं जो ठीक हो जाते हैं, जैसे सियाटिका, पैरों के रोग हैं, वो ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रक्त का दौरान, रक्त का संचालन सही ढंग से होने लगता है। स्कंद चालन, जिसमें हम अपने पुट्ठों को चलाते हैं, ऐसे ये बारी बारी से इधर भी करते हैं, तो हमारे हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है, पुट्ठों की एक्सरसाइज हो जाती है। और इसके साथ ही फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। गर्दन को घुमाते हैं, गर्दन को घुमाने से सर्वाइकल 7 के आसपास की, ये जो पीछे एक बड़ी सी गांठ दिखती है, ये सर्वाइकल 7 होती है, इसके आसपास की एक्सरसाइज हो जाती है और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां फिर नहीं होती। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे आसन हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा पाने के लिए अंग विशेष के आसन बनाए गए हैं, उनको भी करना चाहिए।
कुल मिला के हमारा ये कहना है कि योग प्रतिदिन नियमित रूप से करने से फायदा है, केवल उसकी स्टडी करने से उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आज योग दिवस है। जिन लोगों ने योग नहीं किया, कभी भी नहीं किया, वो लोग आज करते हैं।